अब हम चलते हैं टुडे की हिस्ट्री के अगले और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव की तरफ। 587-86 ईस्वी में जेरूसलम ने, जो कि कैप्चर कर लिया गया था 10 साल पहले बेबीलोनिया के द्वारा, वो रिवोल्ट करता है। और इस बार नेबुकदनेस्सर ने न ही सिर्फ शहर को कैप्चर किया, बल्कि जो फर्स्ट टेंपल था, सोलोमन के द्वारा बनाया गया फर्स्ट टेंपल, उसको रेज कर देता है। लगभग सारे बड़े बड़े जमींदार और पॉलिटिशियंस को और प्रीस्टली क्लास को, यानी पुजारियों को, यहां से उठा करके बेबीलोनिया ले जाता है। इसे कहते हैं बेबीलोनियन कैप्टिविटी। ये जूइश धर्म के फेथ पे एक बहुत बड़ा धक्का था। यहूदियों का मानना है कि अब्राहम यानी हजरत इब्राहिम के छोटे बेटे आइजैक यानी हजरत इसहाक के बेटे जेकब यानी हजरत याकूब की ही नस्ल ये हैं। इनके 12 बेटों से जो 12 ट्राइब्स निकली, वही यहूदी कौम है। और इनको ही याहवे ने यानी खुदा ने इज़राइल का इलाका वादा किया हुआ है। इज़राइल का इलाका यानी ओरिजिनली जो अभी वेस्ट बैंक का इलाका है वो, और उससे उत्तर का गैलीली का इलाका, और इस पूरे इलाके से लगता हुआ जॉर्डन नदी के पूरब का पठारी इलाका, वो उन्हें खुदा ने एक आती दुनिया तक किंगडम की शक्ल में, जिसके राजा डेविड के वंशज रहेंगे, उनको दे दिया है। लेकिन इस हमले के बाद और इस हार के बाद इस बिलीफ पर बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। इसने 3 बहुत इंपॉर्टेंट असर डाले जूश धर्म पे। पहला, वो मोनोलैटरी यानी कि एक खुदा में यकीन बिना दूसरे खुदाओं को रिजेक्ट किए हुए, उससे स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म यानी कोई और खुदा नहीं, बस एक खुदा की तरफ बढ़ गए। वो याहवे के अलावा कुछ और खुदाओं को भी पूजा करते थे, लेकिन अब सिर्फ याहवे, जिसे अब वो पूरी कायनात का बनाने वाला मानने लगे, उनकी ही पूजा करने लगे। क्या ये पहला इंसिडेंट था पूरी हिस्ट्री में? और जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ बात करने की होती है। तो क्या ये पहला हिस्टोरिकल एविडेंस है एक खुदा को पूजा जाने का? लगभग इस वक्त से, यानी कि बेबीलोनियन कैप्टिविटी के वक्त से 800 साल पहले, 1400 ईसा पूर्व में, इजिप्ट का एक राजा हुआ करता था आखेनातिन, जो कि सिर्फ आतिन की पूजा करता था। हिस्टोरियंस डिफर करते हैं कि ये मोनोलैटरी था या मोनोथेइज्म था, लेकिन ये कम से कम इजरायली जो एक खुदा याहवे में यकीन किया करते थे, वैसा तो यकीन था ही था। इसी कैप्टिविटी के लगभग 200-300 साल पहले हिंदुस्तान में मिथिला के इलाके में उड्डल के अरुणी, याज्ञवल्क्य वगैरह, इन फिलोसफर्स ने अद्वैत फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। इनका कहना था कि रियलिटी, ट्रूथ सिर्फ एक ही है और सब बस उसका हिस्सा है। आसान शब्दों में पूरी दुनिया बस एक ही चीज से बनी हुई है, एक ही असलियत, जिसे ब्राह्मण वो कहते थे, उससे बनी हुई है, हर चीज उसका हिस्सा है। इसे अंग्रेजी में मोनिज्म कहते हैं, हर चीज बस एक ही चीज का हिस्सा होना। ये थोड़ा मोनोथेइज्म से अलग है, लेकिन मिलता जुलता है। जो दूसरा असर इस बेबीलोनियन कैप्टिविटी ने जूइश धर्म पर डाला वो ये है कि जब मंदिर टूट गया, जब टेंपल टूट गया, तो जो उनका रिलीजियस सेंटर था और रिलीजियस कानून को बताया जाने का सेंटर था, वो तो खत्म हो गया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ट्रेडिशंस, अपने कानून को
एक किताब की शक्ल दे दें, तो तोराह का अच्छा खासा हिस्सा बेबीलोनियन कैप्टिविटी में लिखा गया है। और तीसरा असर यह पड़ा कि जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एलिट्स बेबीलोनिया में आ गए तो इनकी प्रॉपर्टीज जो इजरायली माउंटेन्स में थी वो तो इनके हाथ से निकल गई, क्योंकि वहां के जो लोग बच गए उन्होंने कब्जा कर लिया उस वक्त तक। तो वापस ये प्रॉपर्टी उन्हें कैसे मिले, वापस ये लोग रिसेटल कैसे होंगे? तो इसी वक्त पहली बार जूइश ट्रेडिशन में मोसेस को पाया जाता है। यह बताया जाता है कि पहले भी इजराइलाइट्स को इजिप्शियंस ने कैप्चर करके स्लेव बनाया था और उसको मोसेस ने छुड़ाया था और उन छुड़ाए हुए स्लेव्स को अपने प्रॉमिस्ड लैंड में लाकर के बसाया था। तो इजराइल ये सारे ज्यूज का प्रॉमिस्ड लैंड है। ये सिर्फ चूंकि किसी ने प्रॉपर्टी खरीद करके या कब्जा करके वहां बस गए हों, सिर्फ उनका नहीं रह जाता है। ये सारे ज्यूज को प्रॉमिस किया गया है, इसलिए ये उनका प्रॉमिस्ड लैंड है। और इसी बेसिस पे जो लोग हुए रिटर्न बाद में, वो इजरायली जमीनों में रिसेटल हो सकते थे और प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते थे। और फिर बेबीलोनियन कैप्टिविटी में रह रहे ज्यूज को आज़ादी मिली, अपनी कोशिशों से नहीं, बल्कि इसलिए कि पर्शिया के राजा साइरस द ग्रेट ने बेबीलोनिया को कब्जा कर लिया था। ये उस कड़ी का हिस्सा था जिसमें साइरस द ग्रेट ने पहली बार इस धरती पे एक वर्ल्ड एम्पायर की रचना की, जिसकी हदें अपने पीक पे पूरब में किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान से लेकर के पश्चिम में लिबिया तक जाती थी। वो इतने बड़े किंगडम की शुरुआत करने में इसलिए भी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जो इस किंगडम में सैकड़ों फेथ बिलीफ के लोग रह रहे थे, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन था। जब साइरस ने बेबीलोनिया को 539 बीसी में कैप्चर किया तो इन्होंने इसराइलियों के लिए 2 फरमान जारी किए। पहला तो ये कि इसराइलियों को जुडेया में रिसेटल कर दिया जाए, और दूसरा कि इनके लिए इनका टेंपल बना दिया जाए। और ये चीज 20 साल बाद डेरियस I के दौरान अमल में लाई गई और इनका टेंपल बना दिया गया। हालांकि पॉलिटिकली जेरूसलम अभी भी पर्शिया के गवर्नर द्वारा रूल किया जाता था, लेकिन इजरायलियों को पूरी तरह से रिलीजियस आजादी थी। इस वजह से ना तो उन्हें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की चाहत थी और ना ही जरूरत थी। और जिस जुडाइक रिलीजन को हम जानते हैं, वह शेप बेबीलोनियन कैप्टिविटी में लेना जो शुरू किया था, वह पर्शियन के पीसफुल रूल के दौरान अगले 100 सालों में एक पुख्ता शक्ल ले लिया। लेकिन ये शांति, ये रिलीजियस इंडिपेंडेंस सिर्फ अगले 200 साल तक चली, और 333 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्रीस के उत्तरी इलाके मेसिडोनिया से निकलकर पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के और कब्जा करने के चाहत में निकल पड़ा। हालांकि वो बहुत कम दिनों तक जिंदा रहा, लेकिन उसके मृत्यु के बाद जब उसके एम्पायर को 4 भागों में बांटा गया तो इसराइल और पैलेस्टाइन का जो रीजन है वो 2 भागों के बीच फिर आकर के अटक गया। शुरुआत में तो वो जो ग्रीक टॉलेमिक किंगडम इजिप्ट में थी उसके हिस्से में पड़ा, लेकिन जो एनाटोलिया में बेस्ड ग्रीक किंगडम था, सेल्यूकिड किंगडम, वो भी उस इलाके के लिए कंपीट करता रहता था। तो कभी सेल्यूकिड किंगडम का हिस्सा रहता था और कभी टॉलेमिक किंगडम का हिस्सा। साथ साथ परेशानी यह थी कि जो रिलीजियस फ्रीडम पर्शियन के अंदर था वो ग्रीक के अंदर नहीं था। ग्रीक अपना रिलीजन, अपना आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का स्टाइल, अपना कल्चर, वो हर इलाकों पे थोपने की कोशिश करता था, एटलीस्ट कुछ हद तक। और ये चीज ज्यूज जो कि अपने कल्चर को लेकर बड़ा पर्टिकुलर थे, उन्हें पसंद नहीं आया।
इस ग्रीक इन्फ्लुएंस को लेकर नाराजगी बढ़ती गई और जैसे ही सेल्यूकिड एम्पायर, जिसके अंडर में उस वक्त इजराइल और जुडेया आता था, वो आंतरिक झगड़ों की वजह से कमजोर हुआ, इजराइलियों ने मैकेबियन रिवोल्ट छेड़ दिया। इसके लगभग 30 साल बाद वहां एक सेमी इंडिपेंडेंट हास्मोनियन डायनेस्टी की शुरुआत हुई। सेमी इंडिपेंडेंट का मतलब कि थ्योरी में तो वो सेल्यूकिड एम्पायर को अपना ओवरलॉर्ड मानते थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो पूरी तरह से आजाद थे। इसके 20 साल बाद यानी 110 ईसा पूर्व के दशक में 110 बीसीज के डेकेड में रोमन एम्पायर, जो कि उस वक्त का वर्ल्ड पावर बन चुका था, उसके सपोर्ट से अपने आप को पूरी तरह इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आता है जब 110 ईसा पूर्व के आसपास हिरक्यानस नामक किंग ने जॉर्डन नदी को पार करके कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया, पूरे गैलीली पे कब्जा कर लिया, और दक्षिण में जो पुराना ईडम का किंगडम था और अब इडुमिया जिसे कहते थे, उस इलाके पे भी कब्जा कर लिया। और जो वहां के नेटिव्स थे उनको कन्वर्ट करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जिस रोमन एम्पायर की मदद से ये आजाद हुए थे, वही रोमन एम्पायर ने 63 बीसी में इन्हें अपने कब्जे में पूरी तरह से ले लिया। और इसको कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि फेमस जनरल जूलियस सीजर का उस वक्त का दोस्त जनरल पॉम्पे ने इसे कैप्चर किया था। कुछ दिनों तक तो इजरायली फिर से आजाद होने की कश्मकश में रहे, लेकिन फाइनली 37 बीसी यानी 37 ईसा पूर्व में रोमन एम्पायर के छत्र किंगडम की तरह वो उनके साये में आ गए और किंग हेरोड अपनी हेरोडियन डायनेस्टी अब शुरू करता है। हेरोड के दौरान इजराइल ने काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा, काफी सारी बिल्डिंग्स बनी, एक नया पोर्ट सीजारिया बना, और उसने सबसे इंपॉर्टेंटली टेम्पल माउंट को, यानी आज जिसे हम अल हरम अल शरीफ की तरह जानते हैं, उसे चौड़ा किया पत्थर और मिट्टी भर के, और उसके चारों तरफ दीवार डालकर उसे समतल बना दिया और पूरे स्ट्रक्चर को एक आलीशान शक्ल दे दिया। लेकिन फिर भी उसे ज्यूज बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जिसकी दो वजह थी। पहले तो ये कि वो रोमन कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस था, और दूसरा कि वो 12 ट्राइब्स वाले ज्यूज में नहीं था, बल्कि हास्मोनियन डायनेस्टी के दौरान जब ईडम को कैप्चर करके वहां के नेटिव को कन्वर्ट किया गया था, उसके फादर उन नेटिव्स में से थे। इसके साथ साथ रोमन पेगनिज्म का बढ़ता इन्फ्लुएंस। पेगनिज्म वो बिलीफ है जिसमें लोग कुदरत की ताकतों पे यकीन रखते हैं और उसकी मूर्ति पूजा भी करते हैं। तो रोमन पेगनिज्म का बढ़ता इन्फ्लुएंस, टैक्सेशन लॉज, ये सब चीजें मिलकर के ज्यूज में आजाद होने की चाहत को बढ़ावा दे रहा था। और जब भी ये बड़ी बड़ी ताकतों में पिसते थे तो इनमें एक बिलीफ सिस्टम बहुत तेजी से उभरता था कि अब कोई मसीहा आएगा जो हमें इन सब परेशानियों से आजाद करेगा, और फिर हमारा अपना देश होगा और हम अपने धर्म को अपनी तरह से फॉलो कर सकेंगे। इसी कड़ी में जीसस क्राइस्ट का उस वक्त आना हुआ, उनका क्रूसिफिक्शन हुआ, और शुरुआत में तो बहुत धीरे से, लेकिन इस वक्त के 300-400 साल बाद ये तेजी से फैला है। वो कैसे, थोड़ी देर में हम आएंगे। इन्हीं सब वजहों से और मसीहा की उम्मीद के साथ इन्होंने 66 ईस्वी में रोमन एम्पायर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। रोमन जनरल वेस्पासियन ने
इनको हराया, जेरूसलम को नेस्तो नाबूद किया और जो सेकंड टेंपल साइरस के सपोर्ट से बनवाया गया था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया और ज्यूज को जेरूसलम से निकाल दिया गया। हालांकि वो जुडिया में अभी भी रहते थे, उनका कल्चर अभी भी प्रॉस्पर करता था। 129 ईस्वी में रोमन एम्परर हैड्रियन, जो कि एम्पायर को बढ़ाने की नहीं सोचता था, उसको कंसोलिडेट करने की सोचता था, इस वजह से हर जगह वो सड़क, इमारत, बाउंड्रीज पे फोर्ट, ये सब को मजबूत करने में अपना ध्यान देता था। उसने जेरूसलम को फिर से बनाने का शुरुआत किया, लेकिन जब उसने बनाया तो जेरूसलम में रोमन गॉड जुपिटर के नाम का टेंपल बना दिया और शहर तो बनाया ही। इससे ज्यूज लोग नाराज हुए और बार कोखबा के लीडरशिप में 132 ईस्वी में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रोम, जो कि उस वक्त का वर्ल्ड पावर था, वो इमीडिएटली आकर के इस रिवोल्ट को क्रश किया। लेकिन ये रिवोल्ट 3 साल तक जुडेयन जो डेजर्ट है, जब जेरूसलम कब्जे में हो गया रोम के, तो जुडेयन डेजर्ट में जाकर के, जो कि एक वीरान रेगिस्तानी इलाका था, वहां उन्होंने एब्सेंशिया में सरकार बनाए रखा और 135 तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन 135-36 ईस्वी में रिवोल्ट को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया और ज्यूज को अब जेरूसलम ही नहीं बल्कि जुडिया से भी निकाल बाहर कर दिया गया। इसके बाद ज्यूज गैलीली और दूसरे शहर जैसे सीज़ेरिया, गाजा वगैरह में अपने कल्चर को प्रैक्टिस करते रहे। थोड़ा बहुत उनका कल्चर वहां पे डेवलप होता रहा। लेकिन इसके बाद ज्यूज 636 एडी के मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट तक जेरूसलम की शक्ल भी नहीं देख पाते। इसी रिवोल्ट के बाद हैड्रियन ने इस इलाके का नाम जुडिया से बदल करके सीरिया पैलेस्टीना रख दिया, जो कि एक रोमन एम्पायर का प्रोविंस हुआ करता था।